नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अब जीके का पार्ट 17 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 17 में जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और अब जो मेरी सीरीज आएगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है 13 जुलाई वाले एग्जाम के लिए। पहला जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ये डरो में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये तो डरो में है। डरो कहाँ पड़ता है? तो अगर मैं बात करता हूँ डरो की, तो डरो जो है ये कांगड़ा में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन में जुनगा दिया है। जुनगा में क्या है? तो जुनगा में जो है हिमाचल प्रदेश की स्टेट फॉरेंसिक लैब जो है वो हिमाचल की स्थित है जुनगा में। इसके अलावा शिमला के कुफरी में जो है वो CPRI स्थित है, आलू अनुसंधान केंद्र। याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का जो है या भारत का आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये हिमाचल के किस जगह पे स्थित है? तो ये कुफरी में स्थित है। इसके अलावा हिप्पा आपने सुना होगा। हिप्पा का जो पूरा नाम है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है फेयर लॉन्स शिमला में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हिप्पा की जो स्थापना हुई थी ये 1974 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिनके द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी? तो अगर मैं बात करता हूँ ऐसे सिख गुरु की, तो इनका नाम था गुरु रामदास। गुरु रामदास जो है इनके द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ सिख धर्म की, तो सिख धर्म में अनेक गुरु हुए। सिख धर्म के जो प्रवर्तक है, संस्थापक है, इनका नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जो जन्म है ये ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। देखिए दोस्तों, 1469 के आसपास इनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। सिखों के ये पहले गुरु थे। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे और इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि का भी जनक माना जाता है गुरु अंगद देव को। और गुरु अंगद देव जी के द्वारा लंगर प्रथा भी चलाई गई थी। और इसके बाद जो तीसरे गुरु थे इनका नाम था गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने क्या किया था कि सिखों के बीच जो सती प्रथा प्रचलित थी इसको समाप्त किया था गुरु अमरदास जी ने। और चौथे जो गुरु थे सिखों के, इनका नाम था गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने क्या करवाया था? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुन के जाना है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करता हूँ सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव ने क्या किया था? तो इनके द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। प्लस जो अमृतसर शहर है जो गुरु रामदास जी के द्वारा बसाया गया था, इसमें जो स्वर्ण मंदिर बनवाया था यहाँ पर, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये गुरु अर्जन देव के द्वारा बनाया गया था। तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जन देव के द्वारा, जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे। और सिखों के जो अंतिम गुरु की मैं बात करता हूँ, तो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात करता हूँ, इनका जन्म टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जो जन्म हुआ था ये पटना में हुआ था। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रम था और पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है, ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी की, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर सिख धर्म से क्वेश्चन आता है तो यहीं से बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि इस पॉइंट से सिख धर्म वाले से क्वेश्चन आ जाता है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन डल ही जाता है। तो आपने गलत बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पहले भी मैं ये क्वेश्चन आपके बीच बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूँ। कल जो लाइव क्लास होनी है, साइकोलॉजी के नोट्स आज 4 बजे तक ही मिलेंगे। ये नंबर है, जो भी अभी लेना चाहता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 7876145409। जो भी साइकोलॉजी के नोट्स, अभी शॉर्ट नोट्स हैं जिनको आप 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन में पढ़ सकते हैं, अभी भी आप मेरे से ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद कल से मैं ये नोट्स नहीं दूंगा, कल मैं इन नोट्सों को देना बंद कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिनवा जल विद्युत परियोजना की जब मैं बात करता हूँ, तो बिनवा एक नदी भी है जो कि ब्यास की सहायक नदी है। तो बिनवा जल विद्युत परियोजना जो है ये 6 मेगावाट की है और ये कांगड़ा में स्थित है। बिनवा जल विद्युत परियोजना 6 मेगावाट की है, कांगड़ा में स्थित है। किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। भैया इसको चलाता कौन है? तो इसको चलाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, HPSEB। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करता है बिनवा जल विद्युत परियोजना को। कितने मेगावाट की है? 6 मेगावाट की। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ और परियोजनाएं जो कि कांगड़ा में है और ब्यास नदी पे है, जैसे गज परियोजना। गज परियोजना को भी एग्जीक्यूट हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है।
और जो गज परियोजना है ये भी ब्यास नदी पे है, और गज परियोजना जो है ये 10.50 मेगावाट की है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और है बनेर। बनेर एक नदी भी है जो कि ब्यास की सहायक है। बनेर जल विद्युत परियोजना भी है जो कि 12 मेगावाट की है। एग्जीक्यूट इसको भी सेम कंपनी करती है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि एग्जीक्यूट कौन करता है या किस नदी पे है बनेर, तो बनेर भी कांगड़ा में है, गज भी कांगड़ा में और बिनुआ भी कांगड़ा में है। तो ये तीनों की तीनों जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। बनेर जल विद्युत परियोजना 12 मेगावाट की है। तो सारी जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार चंबा में चमेरा है, ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शानन जो है ये मंडी में हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज करवाने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है कि इस बार इसी में से आएगा। तो कॉपी पेन लेके आपने इन चीज़ों को लिखना है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको पेपर में दिखने वाली है भाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। इंपॉर्टेंट डेज की जब भी मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले बात आती है एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे जो होता है ये 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा वाटर डे, वाटर डे जो होता है ये 22 मार्च को होता है। अर्थ डे बहुत बार पूछा जाता है। अगर वाटर डे जल दिवस 22 मार्च को होता है तो पृथ्वी दिवस कब होता है? तो अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। एक 22 मार्च को होता है, एक 22 अप्रैल को होता है, ये आपने याद रखना है। 22 मार्च को होता है जल दिवस और 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी रमना जी के याद में मनाया जाता है 28 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस, जब महात्मा गांधी भारत आए थे 9 जनवरी को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व ब्रेल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। और वेटलैंड साइट डे, रामसर दिवस जो है वो मनाया जाता है 2 फरवरी। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, ये भी याद रखना है। 2 फरवरी को रामसर डे भी होता है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये होता है भैया, कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च। कब होता है? 8 मार्च। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि 18 अप्रैल को क्या होता है, तो 18 अप्रैल को होता है यूनेस्को डे। क्या होता है? यूनेस्को डे होता है 18 अप्रैल को। और 8 मई को क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मई को रेड क्रॉस डे। क्या होता है? रेड क्रॉस डे। ओजोन डे होता है 16 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी को होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डेज में से देखो एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, लेकिन इतने में से अगर एक क्वेश्चन आ जाए ना, 3 मिनट सुन के अगर आपका 1 नंबर बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा, तो ये भी आपने पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है भाई। अगला क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? अब नेशनल पार्क अगर मैं बात करता हूँ तो भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क है। 106 में से कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जो पेपर में पूछ ले जाते हैं, जैसे कि हिमाचल का एक बड़ा फेमस है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है और हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यूनेस्को में इसको 2014 में डाला गया था। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं, यहीं पे नहीं थमेगा क्वेश्चन। इसके अलावा ये ऐसे आ सकता है कि असम में प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? देखो असम में है और नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। भैया ये राइनोस के लिए फेमस है, गैंडों के लिए फेमस, और गैंडी भी कैसे, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। मानस नेशनल पार्क भी यहीं पे है, यहीं पे भी एक सींग वाले गैंडे होते हैं, लेकिन जो फेमस जो गैंडा है वो काजीरंगा का है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क भी असम में है, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी असम में है, नमेरी नेशनल पार्क भी असम में है। और भारत का जो 106 का सबसे 106वें नंबर का जो नया नेशनल पार्क बना है ना दोस्तों, इसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे? असम में है। तो ये सारे के सारे, चाहे वो डिब्रू साइकोवा पेपर में पूछा है, ओरंग पूछा है, मानस पूछा है, काजीरंगा पूछा है, नमेरी पूछा है, रायमोना पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे कहाँ पे? असम। असम की अगर बात करता हूँ तो असम का एक फेमस लोक नृत्य बार बार पेपर में पूछा जाता है, जिसका नाम है बिहू। बिहू कहाँ का है भाई? असम। और असम की जो राजधानी है ना, इसका नाम है दिसपुर। तो ये भी आपने याद रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बातें की। भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? देखिए भारत में जो लिटिल लहासा के रूप में जो स्थान जाना जाता है वो जाना जाता है धर्मशाला। लिटिल लहासा के रूप में धर्मशाला जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ धर्मशाला का जो मैक्लोडगंज है, जहाँ पे डल झील है, भागसूनाथ वाटरफॉल, याद रखना हिमाचल प्रदेश की जो डल झील और भागसूनाथ जो वाटरफॉल है ना, वो मैक्लोडगंज धर्मशाला में स्थित है। देखिए मैक्लोडगंज धर्मशाला जब आप जाते हो तो वहाँ जो है वो दलाई लामा जी रहते हैं,
और दलाई लामा जी भारत कब आए थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बनता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है 56 में आए थे या 1959 में आए थे। ठीक है, ये दोनों ही बातें आपको मैं दे रहा हूँ, जो भी ये अच्छा आंसर देगा वो बहुत अच्छी बात है। अब हिमाचल प्रदेश की दो चीज़ें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डल झील और भागसूनाथ जो वाटरफॉल है ये कहाँ पे है, ये मैक्लोडगंज धर्मशाला में है। दलाई लामा जी की यहाँ पे पूजा होती है, बिल्कुल होती है। एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के जो मसरूर रॉकेट टेम्पल है ना उनको कहा जाता है। तो एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि मसरूर रॉकेट टेम्पल कहाँ पे, तो बोलेंगे भैया कांगड़ा में है, उनको एलोरा ऑफ हिमाचल कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि अजंता ऑफ हिमालय या अजंता ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है। तो हिमालय का जो अजंता है, हिमाचल का जो अजंता है वो ताबो मोनेस्ट्री, ताबो मठ को कहा जाता है, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है। लेकिन जहाँ पे मुझे केलोंग दिखा था, तो केलोंग की इस क्वेश्चन से पहले बात करते हैं। केलोंग से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है यार। केलोंग में जो है, क्योंकि हम हमारे फाइनल टच है, फाइनल चीज़ें अब हम कर रहे हैं, क्योंकि अब उतना समय नहीं है हमारे पास, तो मैं ऑप्शन से ही अब क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको भी उतना ही फ़ायदा जितना ज़्यादा आप पिछले क्वेश्चन सुनोगे, पिछले पार्ट सुनोगे। अब किताबें पढ़ने का समय नहीं है, अब समय है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने का। जो मैं आज 2 या 3 बजे मैं जो मेरा ग्रुप है उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा, आर्ट्स के, मेडिकल के भी डाल दूंगा, जीके के, लेकिन जीके आप सफिशिएंट है, साइकोलॉजी के भी डाल दूंगा जितना मुझसे होगा। तो अगर मैं केलोंग की बात करता हूँ, वापस आते हैं केलोंग में। केलोंग जो है ये लाहौल स्पीति का हेड क्वार्टर है। भैया किन्नौर का पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, किन्नौर का कहाँ पे, रिकांगपिओ, किन्नौर का रिकांगपिओ, सिरमौर का नाहन, कांगड़ा का धर्मशाला। तो हेडक्वार्टर मैंने पहले भी बताया, आज भी 3-4 बता दिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पांगी का किलाड़ में है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर भी है जिसका आकार लेडी की तरह है, तो ये जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। और मनाली की बात करते हैं तो मनाली में हिडिंबा देवी जी का मंदिर है। हिडिंबा देवी जी को डूंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे डूंगरी मेला भी लगता है। और ये जो मंदिर बनाया गया है ये पेगोडा शैली में बनाया गया है, ये भी आपने याद रखना है। भारत का एकमात्र मनु मंदिर भी मनाली में स्थित है, ये भी याद रखना है। रहाला जो झरना है, रहाला जो वाटरफॉल है वो भी यहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी नदी ऐसी है जिसका संस्कृत नाम बिपाशा है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका संस्कृत नाम बिपाशा है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो क्या है, बिपाशा है। अगर मैं बात करता हूँ चिनाब नदी की, सब नदियों की बात करते हैं, हिमाचल में बहती है भैया 5 नदियाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई नदी यहाँ से स्किप कर देंगे, क्योंकि आदत है हमारी हर एक क्वेश्चन को आपको करवाने की। तो चिनाब जो नदी है उसका जो संस्कृत नाम है वो चंद्रभागा। और आपको मैंने बहुत बार बोला है कि चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से ही चिनाब नदी बनती है। तो रावी नदी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो रावी का जो संस्कृत नाम है वो इरावती, ये भी याद रखना है। चिनाब का चंद्रभागा है, आसान हो जाएगा याद करना। रावी का इरावती है। सतलुज सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की, इसका नाम है शतुद्री। क्या नाम है, शतुद्री। यमुना का वैदिक नाम है यमुना ही है, और यमुना का संस्कृत नाम यमुना है, और वैदिक नाम इसका जरूर है, वैदिक नाम इसका कालिंदी है। बहुत अच्छा नाम है। अब बात ब्यास नदी की यहाँ पे हो रही, तो ब्यास की बात करेंगे। ब्यास नदी का संस्कृत नाम तो बिपाशा है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी बहती है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर का एरिया है ये, हिमाचल प्रदेश में डिस्टेंस कवर करती है। टोटल जो बहती है ब्यास नदी वो 460 किलोमीटर बहती है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर में जाने से पहले अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो तो वो जीके है, ये महासागर है, और यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। 320 किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। देखिए कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन अब अगर इससे बाहर आएगा, जीके है भाई, जीके का कुछ भरोसा नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने ओर से जितना मुझसे हो रहा है मैं कवर कर रहा हूँ, और मेरा विश्वास है महादेव का अगर आशीर्वाद रहता है तो क्वेश्चन जो है वो 80+ आपको देखने को मिलेंगे साइकोलॉजी और जीके के। फ़र्क तब है अगर महादेव जी का आशीर्वाद रहता है। अगला क्वेश्चन, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। बात हो रही है झांझर की। अगर मैं बात करता हूँ झांझर की,
तो झांझर जो है ये चंबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए झांझर तो चंबा का, इसके अलावा चंबा में और कौन कौन से हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ढांगी और ढेपक। ढांगी और ढेपक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी चंबा का एक प्रसिद्ध नृत्य है। और झमाकड़ा, झमाकड़ा भी कहाँ का है? झमाकड़ा भी चंबा का है। सिकरी, अगर सिकरी नोटबुक में नहीं है, नहीं होता है भाई, अच्छे लेवल का ही है, एलाइड वगैरह में पूछा गया है सिकरी। सिकरी भी चंबा का है, झमाकड़ा भी चंबा का है, ढांगी और ढेपक भी चंबा का है, और झांझर भी चंबा का है। भैया इसके अलावा मिंजर मेला चंबा में होता है, ये भी आपने सुना होगा। सूही मेला रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है, ये भी चंबा में ही मनाया जाता है। कुल्लू की कथड़ी आपने याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसकी जो ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, वो कौन सी है? तो यह है शानन जल विद्युत परियोजना। शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। वैसे इसका जो नियंत्रण है वो पंजाब सरकार के हाथ में भी था, और बनी ये हिमाचल प्रदेश की जोगिंदर नगर में थी, जोगिंदर नगर मंडी में बनी थी। कितने मेगावाट की है? तो 110 मेगावाट की। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना शानन जो है ये कितने मेगावाट की है? तो गलत नहीं करेंगे, 110 मेगावाट की। कहाँ पे? जोगिंदर नगर मंडी में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ऐसी जल विद्युत परियोजना जिसका जो कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है तो वो है पार्वती। पार्वती जो है वो 2050 के आसपास होनी है, 2150 होनी है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो मुझे लग रहा है 2050 मेगावाट होनी है पार्वती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अदरक की अगर मैं बात करता हूँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा केरल में होता है, और उसके बाद जो है हिमाचल में होता है दूसरे नंबर पर। हिमाचल में कहाँ होता है? सिरमौर जिले में। याद रखना है, अदरक का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ना, वो कहाँ पे होता है? सिरमौर जिले में होता है, और सिरमौर जिले में होता है, ये भी आपने याद रखना है। शिमला में आलू का उत्पादन होता है, लाहौल स्पीति में भी आलू का उत्पादन होता है, सोलन में जो है वो टमाटर का होता है, और मंडी की जो बलिया घाटी है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी है। एक टमाटर की किस्म पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, सोलन लालिमा। तो सोलन लालिमा किसकी किसकी किस्म है? तो ये टमाटर की है। उसी प्रकार जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मशरूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मशरूम सिटी के नाम से सोलन को जाना जाता है। और सोलन से सोलन विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी भी है, कर्नल धनीराम शांडिल जी। इनका नाम भी बहुत बड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो सेंसस हुई थी इससे पूछे जाते हैं, और मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन गलत आप बिल्कुल नहीं करेंगे पेपर में जाने से पहले। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार जो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर थी तो सबसे कम किसकी थी? तो सबसे कम भैया चंबा की थी। टोटल हिमाचल की पहले बात करता है, तो टोटल हिमाचल का जो लिटरेसी रेट था ना वो था 82.80%। 82.80% लिटरेसी रेट था 2011 के अनुसार। अब क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है कि सबसे कम किसका था? तो सबसे कम था चंबा का। चंबा का जो लिटरेसी रेट था ना भाई वो बहुत कम था। कितना कम था ये पेपर में पूछा जाता है, ये था 72.2%। अब हमीरपुर का सबसे ज़्यादा था। क्वेश्चन अगर सबसे कम आया तो अगली बार सबसे ज़्यादा भी आ सकता है। तो साक्षरता दर 2011 के अनुसार हमीरपुर का सबसे ज़्यादा था। हमीरपुर का जो था ये 88.2% था। देखो भाई 88% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे थे, जबकि चंबा में 72% थे। लाहौल स्पीति का पेपर में एक बार पूछ लिया गया है, ऑप्शन में है तो बता भी देता हूँ, फर्ज बनता है। लाहौल स्पीति का चंबा से थोड़ा ज़्यादा था, 76.8% था लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। मुख्य सचिव जो है हिमाचल प्रदेश की है प्रबोध सक्सेना। देखिए नियुक्तियां पूछी जाती है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पक्का आएगा। जैसे नॉन मेडिकल में बोला था शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है, और आया था रोहित ठाकुर आया था। चंद्र कुमार कृषि मंत्री है। चौधरी चंद्र कुमार विधानसभा स्पीकर कौन है? कुलदीप पठानिया जी है। बहुत सारे नाम जो है आपको पेपर में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन अभी डीजीपी बने हैं कुछ महीनों पहले, कौन बने? तो ये अतुल वर्मा बने। करंट अफेयर में भी मैंने आपको ये चीज़ करवाई है। डीजीपी बने अतुल वर्मा जी, और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के हिमाचल प्रदेश के, इनका नाम है एमएस रामाचंद्रा राव। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ये तो बच्चे को आता है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ये नदौन विधानसभा से आता है। नदौन कहाँ पड़ता है? हमीरपुर में पड़ता है। और नदौन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपने ब्यास नदी के किनारे स्थित है।
अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने मुकेश अग्निहोत्री जी। मुकेश अग्निहोत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र है ये हरोली ऊना है। ये परिवहन मंत्री भी है और आईपीएस मंत्री भी है हिमाचल प्रदेश के। पहले गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, वर्तमान में गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, और पहले जो गवर्नर थे इनका नाम था एस चक्रवर्ती। और पहली महिला जो गवर्नर थी हिमाचल प्रदेश की, इनका नाम था शीला कौल। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते, तो इनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है? अब मैं आपको यहाँ से किताबें डिस्कस इंपॉर्टेंट जो बुक से है उसके बारे में बात करूँगा। जो तो है पहाड़ी चित्रकला, ये तो लिखी थी के.एल. वैद्य ने, इनका पूरा नाम है किशोरी लाल वैद्य। पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक तो है के.एल. वैद्य। हिमाचल की कुछ किताबें मैं आज आपके समक्ष लेके आया हूँ जो कि मेरे माइंड में घुसी हुई है। पोलेंड्री इन हिमालयाज, पोलेंड्री इन हिमालयाज पहले भी बता चुका हूँ। और हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट जो है ये लिखी है डॉक्टर वाई एस परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। थक चुका हूँ ये बताते बताते। इसके अलावा जैसे कि हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट, हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइफ जो है ये निकोलस रॉरी की है, लिख लेना है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है मनमोहन सिंह, और खाली हिस्ट्री ऑफ मंडी है विक्रम कायस्थ। कंट्री लाइफ जो बुक है ये लिखी है नोरा रिचर्ड्स ने, बहुत बार पेपर में आई है। और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो लिखी है जे हचिक्सन द्वारा। और हिमालयन सर्कट जो है ये जी.डी. खोसला के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा हिमालयन पिलग्रिमेज ये बी.एन. दत्तार के द्वारा लिखी गई है। और तो ये सारी बुक से मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। लालचंद राठी के द्वारा कौन सी लिखी है, तो कुल्लू देश की कहानी। और राहुल संस्कृत्यान के द्वारा हिमालयन बॉर्डरलैंड। और शांता कुमार तो बहुत बार बता चुका हूँ, तो गलत नहीं करनी है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, लाजो धरती है बलिदान की, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक से। टेट परीक्षा मैं बहुत बड़ी बात नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि आप आराम से कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है? तो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जो जाना जाता है ये डॉक्टर वाई एस परमार को जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से संबंध रखते हैं बागथन नामक स्थान से। हिमाचल के 4 बार मुख्यमंत्री बने और इनके नाम पे डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चरी एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी भी है जो कि नौनी सोलन में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और अगर मैं बात करता हूँ वाई एस परमार के अलावा राजा वीरभद्र सिंह जी की, ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर है इनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है, बहुत सारी बातें हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिछले जितने भी पार्ट है इन पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर पहले और 24वें नहीं पूछे जाएंगे तो कौन से पूछे जाएंगे? तो 23वें बहुत बार पूछ ले जाते हैं। तो 23वें जो तीर्थकर है इनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। अब आपने बताना है कि अरेस्टी नेमी कौन से नंबर के थे, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। धारा 370 को कब समाप्त किया गया? धारा 370 को जो समाप्त किया गया था ये 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया था। आर्टिकल 370 जो है जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष राज्य का प्रावधान बताता है। और धारा 370 जे.एंड.के की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जे.एंड.के की अगर मैं बात करता हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ जे.एंड.के की, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब आर्टिकल्स की कुछ बात करते हैं। आर्टिकल 12 से 35 जो है वो आर्टिकल मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का आर्टिकल 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, और आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 31 में संवैधानिक उपचारों के 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 36 से 51 डीपीएसपी की बात की गई है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से इनको लिया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये हमने आयरलैंड से लिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बहुत जल्दी जो है आपके
अब जैसे टीजीटी का पेपर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद भी हम अपनी तैयारी नहीं छोड़ेंगे। तैयारी आपने छोड़नी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है तो कमीशन की तैयारी करनी है, नहीं जाता है तो फिर हम नवंबर के लिए जो हमारा टेट होगा, नवंबर के लिए कंटिन्यू तैयारी करेंगे। जो हार मान जाएगा, क्योंकि हार माननी नहीं है भाई, क्योंकि जो है वो एक अटैम्प्ट से आप पास नहीं हो सकते, 2 अटैम्प्ट से पास नहीं हो सकते। अगर सीढ़ी को चढ़ना है ना, अगर स्टेप को चढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा। कमीशन भी उतना आसान नहीं है, बड़ा दूर है। तो इस कमीशन को अगर पाना है तो नवंबर में आप अपना टेट क्वालिफाई करके दिसंबर के बाद जो कमीशन आएगा, क्योंकि कमीशन उसके बाद ही आएगा, तो मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ऑनलाइन बैच भी बिठा दूँगा, ऑनलाइन बैच भी मैं बिठा दूँगा। तो ऑनलाइन बैच में जो है हम मिनिमम हम इसकी फ़ीस रखेंगे और ना के बराबर इसकी फ़ीस होगी, 500 से कम ही है फ़ीस होगी इसकी, मैं इतना बोल रहा हूँ आपको। पर मंथ इसमें क्लासेस रहेगी और बहुत अच्छी क्लासेस रहेगी। लेकिन ये बैच तभी शुरू होगा जब मेरे पास 20+ बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। ये टेट के लिए स्पेशली होगा और कमीशन के लिए बैच अलग से होगा। तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहें, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ये मेरा नंबर है 7876145409। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आज हर हर महादेव और जय बजरंगबली ज़रूर लिखें, ताकि उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे और पेपर में वही क्वेश्चन दिखे जो हमने पढ़े हैं। जय हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।